आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आप सभी नाजरीन को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। महाराजा अगरसेन की उम्दा हुक्मरानी की राह पर आगे बढ़ रहे हैं वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। हिसार में वजीर दाखिला अमित शाह महाराजा अगरसेन के मुजस्मे और मुतादिद प्रोजेक्टों की इफ्तिताई तकरीब में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में 25 लाख की इनामी खातून नक्सली ढेर। दंतेवाड़ा बीजापुर सरहद पर हुआ तसादुम। नक्सलियों के पास से इंसान से राइफल और गोला बारूद बरामद। पंजाब की मान सरकार के खिलाफ किसानों ने किया जोरदार मुजाहरा। वजीर आला, वुजरा और अरकान असेंबली का किया घेराव। एमएसपी की गारंटी समेत शंभू खनौरी सरहद पर पुलिस कार्रवाई से हुए नुकसान की तलाफी का मुतालबा। और मुल्क भर में जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है ईद उल फित्र। सदर, नायब सदर और वजीर आज़म ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। और वफ्द तरमीमी बिल को केरल के कैथोलिक बिशप काउंसिल की हिमायत। रियासत के अरकान पार्लियामेंट से बिल की हिमायत में वोटिंग की अपील। मरकजी वुजरा ने किया खैर मकदम। कहा कि नाज बर्दारी के लिए बिल से ताल्लुक से किया जा रहा है गलत प्रोपेगेंडा। और अब खबरें तफसील से। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज हरियाणा के हिसार के अगरवा में वाक़े महाराजा अगरसेन मेडिकल कॉलेज में कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। वज़ीर दाखिला ने मेडिकल कॉलेज में पीजी हॉस्टल का संग बुनियाद रखा और मेडिकल कॉलेज कैंपस में 32 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद तरीन आईसीयू का भी इफ्तिताह किया। और इसके साथ ही वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में 800 किलोग्राम वजनी महाराजा अगरसेन के 20 फुट ऊंचे मुजस्मे की नकाब कुशाई की गई। पीजी तलबा के लिए 60 कमरों पर मुश्तमिल हॉस्टल की इमारत का संग बुनियाद भी रखा गया। और इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हरियाणा ने मुल्क की रिवायत और सकाफत को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। हरियाणा की ये भूमि ने चीर पुरातन काल से इस देश की संस्कृति को, इस देश के संस्कार को और इस देश की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। महाभारत काल से लेकर आजादी के संग्राम से लेकर आजादी के बाद के 76 साल में हरियाणा का योगदान हमेशा एक छोटे प्रदेश के रूप में सीमांकन होने के बाद भी देश के बड़े बड़े राज्यों से बहुत ज्यादा रहा है। और इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अगरसेन जी एक मुनफरिद हुक्मरान थे। उन्होंने हर शख्स की भलाई का रास्ता निकाला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। महाभारत काल से आज तक अग्रसेन जी एक अनूठे प्रकार के शासक रहे। उस जमाने में लगभग 5300 साल पहले मेरे शहर में जो आता है वो आते ही लखपति होगा और आते ही महल को प्राप्त करेगा, ऐसी नींव डाली। समृद्धि का इतना सुचारू रूप से राज्य पर बोझ डाले बगैर हर व्यक्ति के कल्याण का रास्ता शायद आज तक किसी ने ना ढूंढा है, ना किसी ने जमीन पर उतारा है। एक प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को खत्ते इफलास से बाहर निकालने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद भी 12 करोड़ घरों में बैतुल खला नहीं थे। हरियाणा हुकूमत मुल्क के हर घर में बैतुल खला फराहम करने में सबसे आगे है। आज नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर एक 10 साल के अंदर ही ले जाने का काम किया। 4 करोड़ आवास बनाए, मतलब 20 करोड़ लोगों को छत देने का काम किया। 81 करोड़ लोगों को
प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मुफ्त मिलता है। 11 करोड़ लोगों को गैस का चूल्हा देकर धुआं मुक्त घर बनाने का काम। आजादी के 70 साल के बाद 12 करोड़ घर ऐसे थे जिसमें शौचालय नहीं था, और आज मैं अभिनंदन देना चाहता हूं हरियाणा सरकार को कि देश में सबसे पहले हर घर को शौचालय देने वाली सरकार हमारी हरियाणा सरकार बनी। और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक एनकाउंटर में एक खातून माओनवाज को हलाक कर दिया है, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस हुक्काम ने पीर को ये जानकारी दी। दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी इलाके में एक तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने डंडे कारनिया स्पेशल जोन कमेटी की रुकन रेणुका उर्फ बानो को मार गिराया है। रेणुका के सिर पर 25 लाख रुपए का इनाम था। ऑपरेशन के दौरान माओनवाजों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान सुबह से फायरिंग जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक एनकाउंटर के मकाम से एक खातून माओनवाज की लाश, एक अंसांस राइफल, गोला बारूद और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया बरामद की हैं। एनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन जारी है और इससे पहले हफ्ते को रियासत के बस्तर इलाके के सुकमा और बीजापुर अजला में 2 एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 11 खवातीन समेत 18 नक्सलियों को हलाक कर दिया था। और इस साल अब तक रियासत में मुख्तलिफ तसादुमों में 135 नक्सलाइट मारे जा चुके हैं। इनमें से 119 बस्तर डिवीजन में मारे गए हैं। पंजाब की आप हुकूमत की तरफ से शंभू और खनौरी सरहदों से किसानों के एहतजाज को जबरदस्ती खत्म करने पर पंजाब के किसानों में शदीद नाराजगी है। आज किसान रियासत भर में एमएलए और वुज़रा के घरों का घेराव कर रहे हैं। सिंगरूर में वजीर आला की रिहाइशगाह के बाहर किसानों ने मुजाहरा किया। किसानों का इल्जाम है कि पंजाब हुकूमत ने उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। दरअसल 19 मार्च को पुलिस ने शंभू और खनौरी सरहद के मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया था और कई किसान लीडरों को गिरफ्तार भी किया गया था। किसानों का कहना है कि भगवंत मान हुकूमत ने किसानों के साथ इंसाफ नहीं किया। भगवंत मान सरकार ने जो खनौरी और शंभू पर करा है उसका परिणाम है आज। तो जिस तरह से भगवंत मान सरकार ये दावे कर रही है कि हमारे साथ तो किसानों का कोई मुश्किल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल की जानिब से वफ़द तरमीमी बिल की हिमायत के बाद पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरेन रिजिजू और वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल की दरख्वास्त का खैर मकदम किया है। दर हकीकत काउंसिल ने वफ़द तरमीमी बिल 2024 की हिमायत करते हुए एक खत जारी किया और केरल के मेंबरान पार्लियामेंट से जोर दिया कि वो इसके हक में वोट दें जबकि बिल बहस के लिए पेश किया जाए। पार्लिमानी उमूर के वजीर कैथोलिक बिशप काउंसिल की तरफ से केरल के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट से बतौर वजीर और अक़लियती बिरादरी के रुकन की हैसियत से वफ़द तरमीमी बिल की हिमायत करने की दरख्वास्त का खैर मकदम किया गया है। सियासत से वाबस्ता अफराद का फ़र्ज़ है कि वो अपने अवाम के मसाइल और चैलेंजेस का ख्याल रखें और उन्हें हल करें। मरकजी वजीर ने दलील दी कि केरल के मुंबई में सैकड़ों ख़ानदानों मुश्किलात का शिकार हैं और अपनी जायदादों और घरों की हिफाजत के लिए हल तलाश कर रहे हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि ये एक्ट किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, ये कुछ लोगों के जहनों में जहर घोलने के लिए फैलाया जा रहा है और ये प्रोपेगेंडा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और हमारी हुकूमत हर भारतीय शहरी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि केरल के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट तमाम लोगों के मफाद में इस बिल की हिमायत करेंगे और छोटी छोटी खुशामद की सियासत के लिए अवाम के मफादात को कुर्बान नहीं करेंगे। वक्फ कानून ये देश का भला के लिए है और वक्फ कानून पास होने के बाद खास करके मुसलमानों में जो गरीब तबके के लोग हैं, महिला हैं, बच्चों हैं, सबके लिए बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और देश के लिए भी ये बहुत फायदा वाला कानून है और इसको सब लोग मिलकर के समर्थन करना चाहिए। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल की तरफ से उठाया गया एक खुश आइंद कदम है। उनका मुतालबा है कि मौजूदा वफ़ एक्ट की इन शिकों
में तरमीम की जाए जो गैर मुनसिफाना और गैर आईनी है। केरल के कैथोलिक बिशप ने मरकज के वफ़ तरमीमी बिल की हिमायत की है। वहीं केरल बीजेपी के सदर राजीव चंद्रशेखर ने केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के जरिए वफ़ तरमीमी बिल की हिमायत करने पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। अपने बयान में उन्होंने मुंबई के मुतासरा खानदानों का भी तस्करा किया और जो अपनी जायदाद वफ़ से हासिल करने के लिए बरसों से एहतजाज कर रहे हैं। The Kerala Catholic Bishops Council and many other Christian organizations are asking the MPs from Kerala to take a stand on the Waqf Amendment Bill and vote in favor of it, because in Kerala, in a place called Munambam near Cochin, hundreds of families, poor families, are having the threat of their land being seized by the Waqf hang on their heads. And this is an issue for which they have been agitating for months and years. And it is time that the MPs of Kerala did what is their duty to do, which is to help people who are in trouble, help people and solve their problems rather than only play appeasement politics. The Waqf Amendment Bill, as we know, is not against any community. It is about aligning a law to the constitutional values of India. सरकार ने वफ़ तरमीमी बिल को काबीना से 19 फरवरी को मंजूर कराया था। इसे पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले में पेश करने की तैयारी है। वफ़ तरमीमी बिल के बारे में जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि इसकी मुखालिफत करने वाले सियासत कर रहे हैं। वफ़ तरमीमी बिल के हवाले से जगदम्बिका पाल से हमारे नुमाइंदे ने खास बातचीत की है। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल हमारे साथ हैं। सर, वक्फ पर बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ है कुछ संगठनों के द्वारा, क्या कहना है? इस तरह का विरोध क्यों कर रहे हैं वो लोग? मतलब मुझे ताज्जुब है कि कोई सच्चा मुसलमान होगा तो कम से कम वो विरोध की तरह से करेगा। जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज ईदगाहों पे लोगों का आह्वान किया कि आप काली पट्टी बांध करके जाएं, तो साफ नहीं लगता कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो वैसी हो कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आदेश पे पट्टी बांध के जा रहे हैं। तो इससे साफ है उन्होंने आज मस्जिद और ईदगाहों को भी आज जहां इबादत होती है वहां उसको सियासत का बना दिया। जब ये अमेंडमेंट आ रहा बेहतरी के लिए, आज जो उस वक्त का फ़ायदा गरीब पसमानदा आम मुसलमान को मिल सके इसकी कोशिश हो रही है, तो उसके बजाय आप कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान के महीने में ये आखिरी कोशिश है। इसके पहले भी अलविदा को कोशिश हुई, उसके पहले लगातार बयान आ रहे हैं। ये आखिर क्यों इस तरह की राजनीति करने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, जबकि प्रावधान बहुत स्पष्ट हैं? जेपीसी में चर्चा हुई, हमने जब बिल आया तब देखा कि उसके प्रावधान भी सामने आए, जेपीसी ने कुछ सुझाव भी दिए हैं, संशोधित बिल भी आना है। तो फिर जब बार बार सरकार भी कह रही है कि 1 इंच ज़मीन नहीं जाएगी किसी दरगाह की या मस्जिद की, तो इस तरह का राजनीति क्यों कर रहे हैं? कुछ विरोधी दल समर्थन भी कर रहे हैं। विरोधी दल इसलिए कर रहे हैं कि उनके पाँव से नीचे जो अल्पसंख्यक की उसको वोट बैंक समझते हैं, इसलिए तुष्टीकरण कर रहे हैं कि उनके पाँव के नीचे से ज़मीन न चली जाए। केरल में बिशप जो काउंसिल उन्होंने कहा है सभी सांसदों से केरल से कि इस संशोधन का समर्थन करना चाहिए, अपील की है। बड़ी संख्या में जिस तरीके से कुछ लोगों ने विरोध शुरू किया, आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग समर्थन कर रहे हैं। चाहे कैथोलिक चर्च ऑफ केरला हो, उसके प्रीस्ट ने कहा, सभी एमपी से उन्होंने अपील किया है, यहाँ तक कि इतना बड़ा मुकद्दस पाक अजमेर का दरगाह शरीफ हो, वहाँ के सज्जादा नसीन ने इस वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट्स का मतलब वेलकम किया, खैर मकदम किया। अगर ये कानून पास हो गया तो उसका रजिस्ट्रेशन रहेगा, उसके वक्फ की प्रॉपर्टी का फ़ायदा आम गरीब मुसलमान को मिलेगा, तो इसलिए विरोध हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जगदम्बिका पाल जेपीसी के चेयरमैन हैं वक्फ संशोधन बिल पर, जिनकी अगुवाई में सिफारिश की गई है, तमाम संशोधन सुझाए गए हैं। कैमरामैन राधा कृष्ण के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, जहां म्यांमार में जुमे को आए 7.7 शिद्दत के तबाहकुन ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद 1700 से तजावुज़ कर गई है और अब तक 3400 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा 300 से ज़ायद अफराद लापता बताए जाते हैं। कुदरती आफात के बाइस निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर होकर रह गई है।
उधर हफ्ते को भी म्यांमार के कई शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए। ताहम म्यांमार में इमदादी कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं। जलजले से तबाह होने वाली कई इमारतों के मलबे से मजीद लाशें निकाली जा रही हैं, जिसके बाइस हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। अमेरिकी चैनल CNN ने अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के हवाले से अंदाजा लगाया है कि म्यांमार में आने वाले जलजले से मरने वालों की तादाद 10,000 से तजावुज कर सकती है। जलजले का मरकज तारीखी शहर मांडले के करीब म्यांमार के वस्ती सागांग इलाके में वाक़ था और इस इलाके में 15 लाख से ज्यादा खानदान रहते हैं। खित्ता शदीद मुतासरा हुआ है और जिसमें कई इमारतें, पुल और मंदिर तबाह हो गए हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत जारी इंसानी इमदाद के हिस्से के तौर पर भारतीय फौज ने वजारत खारजा के साथ मिलकर मदद फराहम की है। सुबह तक भारतीय फौज ने NDRF और तिब्बी टीमों के साथ मिलकर बक़िया अफसरान और इमदादी असासों को मांडले की तरफ ले जाना शुरू कर दिया है। भारतीय फौज और NDRF ज़रूरी सामान और तिब्बी सामान लेकर मांडले की तरफ रवाना हो गए हैं और इस काफिले को म्यांमार की फौज की गाड़ियां ले जा रही हैं। और इससे कबल कल भारतीय फौज के फील्ड अस्पताल के 10 अफसरान NDRF के अरकान और DCM NDAK के साथ MAF तैयारे के जरिए मांडले पहुंचे और म्यांमार के अफसरान के साथ तफसीली राब्ता किया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल म्यो मो आंग, मांडले डिवीजन के वजीर आला और इंसानी बुनियादों पर ऑपरेशन के चीफ कोऑर्डिनेटर शामिल हैं। इंडियन आर्मी फील्ड अस्पताल को पुराने मांडले एयरफील्ड में जगह दी गई है, जहां 200 बिस्तरों के साथ एक गैर ऑपरेशनल अस्पताल का बुनियादी ढांचा मौजूद है। मुतासरा शहरों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए इस सहूलियात को फाल बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। और आज ईद उल फित्र का त्यौहार मुल्क भर में खुशी और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ईद खैर सगाली और इत्तेहाद की अलामत है। ईद का त्यौहार तमाम मज़ाहिब के लोगों को इकट्ठा करता है और उनमें भाईचारा पैदा करता है। देखिए हमारे नामानिगार रेशमा फारूकी की ये खास रिपोर्ट। हमारे त्यौहार हमारी सकाफत की खूबसूरती होते हैं, क्योंकि कसरत में वहदत ही भारत की पहचान है। ईद उल फित्र और ईद उल अजहा जैसे त्योहारों के ज़रिए खुशी और इत्तेहाद के पैगाम को आम किया जाता है और ईद उल फित्र का त्यौहार गमख्वारी और भाईचारे का भी दर्स देता है। ईद का त्यौहार बहुत अच्छा त्यौहार है। मैं तो लोगों से अपील करूंगा कि शांति के साथ, अमन के साथ इस त्यौहार को मनाएं, एक दूसरे से प्यार प्रेम रखें। हमारे जो भी धर्म के, भारत के सारे नागरिक हमारे भाई बहन हैं। एक हमारा रिश्ता है मानवता, इंसानियत का रिश्ता, तो हमें उसको रखना है। हमारा धर्म भी यही कहता है। ईद उल फित्र दुनिया में मसावात, अमन, इत्तेहाद और हमाहंगी की मिसाल कायम करने का पैगाम देता है और इसी पैगाम को आगे बढ़ाते हुए इस बार ईद के मौके पर बीजेपी ने मुल्क भर के गरीब मुसलमानों के दरमियान सौगात मोदी यानी मोदी किट तकसीम की है। किट में सेवैयाँ, आटा, खजूर, ड्राई फ्रूट और चीनी जैसी खाने की अशिया के साथ कपड़े भी दिए गए हैं। सौगाते मोदी का जहां मैं कहूँगी ये सरकार की एक और बहुत अच्छी पहल है कि ईद का मौका है और जो हमारे फिर कहूँगी जो हमारे बहुत नॉट वेरी प्रिविलेज जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, उनके चेहरे पर बस मुस्कान लाने के लिए ये एक पहल है। ये जो सौगाते मोदी बांट रहे हैं ये अच्छी चीज़ है। इसमें लोगों के लिए राशन भी है और इसमें कपड़े वगैरह हैं, सिवैयाँ वगैरह हैं, आटा, रिफाइंड वगैरह सब कुछ है और ये अच्छी पहल है। इस त्यौहार की खुशी में अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं होता। सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं और पकवानों का लुत्फ उठाते हैं। बाजारों में भी खूब रौनक होती है। ईद पे खासकर जो मीठी सेवैयाँ होती है, हमारी जो मीठी ईद होती है, वो सेवैयाँ खा के अपनी ईद को सेलिब्रेशन करते हैं। छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, सभी मिलजुल कर ईद की खुशियों में शामिल होते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। फित्र का मतलब तोहफा भी होता है। ईद की नमाज से पहले हर मुसलमान को गरीबों को फितरा देना ज़रूरी होता है।
ईद प्यार, मोहब्बत और सद्भावना का प्रतीक है। लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और मुबारकबाद देते हैं। और ख़ास बात यह है कि गरीबों की मदद करते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से इस बार मोदी किट दी जा रही है, यानी सौगात मोदी। और सौगात मोदी की वजह से इस बार बहुत से गरीब लोगों ने अपनी खूबसूरत ईद मनाने का फैसला किया है। इस खुशी के मौके पर कौम के इत्तेहाद और मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए दुआएं की जाती हैं और एक मिसाली मुआशरे का तस्वुर किया जाता है। ईद उल फित्र मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है जो रमज़ान का महीना मुकम्मल होने पर मनाया जाता है। रेशमा फारूकी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। मई सदर द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी है। आज सुबह एक्स पर भेजे गए एक पैगाम में सदर मुर्मू ने कहा कि ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर तमाम हमवतनों, खास तौर पर हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों को मुबारकबाद। ये त्यौहार भाईचारे के जज्बात को तक़वियत देता है और हमदर्दी और मदद के जज्बे को अपनाने का पैगाम देता है। मेरी ख्वाहिश है कि ये त्यौहार हर एक की ज़िंदगी में अमन, खुशी और खुशहाली के जज्बे को मजबूत बनाए। वहीं नायब सदर जमहूरिया ने भी ईद उल फित्र के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। नायब सदर जमहूरिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके कहा कि ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर मुल्क के तमाम शहरियों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद हमें उस ताकत की याद दिलाता है कि जो हम अपने सकाफती तनव्वु और हमें मुत्तहद करने वाले मुश्तरका बंधनों से हासिल होती है। इस मुक़द्दस दिन की रूह सिर्फ जश्न मनाने से कहीं बढ़कर है। ये इत्तेहाद, हमदर्दी और बाहमी एहतराम के आईनी नज़रियात की अक्कासी है जो कि हमारी तनव्वु जमहूरियत का संग बुनियाद है। ईद की रूह हमें अपने आप को इन इक़दार से वाबस्ता करने की तरकीब दे जो आगे की राह रोशन करते हैं और हमें एक काबिल ज़िक्र कौम के तौर पर बांधते हैं। वहीं वज़ीर आज़म ने अहले वतन को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके वज़ीर आज़म ने लिखा कि ये त्यौहार हमारे मुआशरे में उम्मीद, हम आहंगी और मोहब्बत के जज्बे को बढ़ाए। आपकी सभी कोशिशों में खुशी और कामयाबी। ईद मुबारक। वहीं मुल्क भर में आज ईद की नमाज अदा की गई। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ अवामी मकामात पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी थी, जिसमें सड़कें नुमाया तौर पर शामिल हैं। ताहम संभल जैसे हसास इलाकों में सुबह के वक्त नमाज अदा की गई। यहाँ जामा मस्जिद के बाहर सिक्योरिटी एहलकार तैनात रहे। दरअसल अयोध्या में पुलिस अफसरान तमाम अजला का मुसलसल दौरा कर रहे थे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाया जाए। पुलिस का कहना है कि नवरात्रि का त्यौहार भी जारी है और इसीलिए वो हर किसी से मुसलसल राब्ते में रहते हैं और मिलते रहते हैं। और इसी के साथ ही प्रयागराज और कानपुर समेत यूपी के दीगर हसास इलाकों में भी पुलिस की निगरानी जारी है। भारी भीड़ होती रही है तो इसके बारे में पहले ही पूरी तैयारी पूर्ण कर ली गई है और लोगों का भी बहुत सहयोग है, वॉलंटियर्स भी हैं इसमें, तो इसको हम लोग सकुशल संपन्न कराएंगे सभी। वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत के मुताबिक उत्तर प्रदेश के तमाम अजला में ईद उल फित्र की नमाज बाहिफाजत अदा की गई है और इस मौके पर सबको ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में ईद उल फित्र की नमाज शासन के दिए हुए निर्देशों के क्रम में सकुशल संपन्न हुई। जो ऐसे स्थान थे जहां नमाज होनी थी उनकी संख्या 31,000 से अधिक थी और सभी जगहों पे सकुशल नमाज संपन्न हुई और धर्मगुरुओं के कहने से और जो शासन के निर्देश थे सभी लोगों ने उसका अनुपालन करते हुए जो सार्वजनिक स्थानों पे नमाज नहीं पढ़ी, सभी लोगों ने मस्जिद के अंदर अच्छी तरीके से पूरे सद्भाव के साथ नमाज पढ़ी। और आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और माता ब्रह्मचारी की शक्ल में की जाती है। माता वैष्णो देवी का मंदिर इन दिनों रोशनी से शराबोर है।
देवी के दर्शन के लिए अकीदतमंद रात से ही लंबी कतारों में खड़े देखे गए। देवी का मंदिर अकीदतमंदों के जयकारों से गूंज रहा है। और खेल की खबरों की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग के आज 12वें मैच में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिफाई चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इस सीजन में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान ये तीसरा मैच होगा। मुंबई को अपने इब्तदाई दोनों ही मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। टीम को पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने और दूसरे में गुजरात टाइटंस के खिलाफ शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। दूसरी जानिब कोलकाता को सीजन के पहले ही मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। टीम दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में जीत से पटरी वापस लौटी। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।